गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और आज के टॉपिक आनुवंशिकता में आप पढ़ेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। इससे पिछली वीडियो में आपने मेंडल द्वारा प्रयोग की गई शब्दावली के बारे में विस्तार से समझा था। तो मेंडल ने अपने चर्च में जो गार्डन बनाया था, उस गार्डन में मटर के पौधे उगाकर कई पीढ़ियों तक जो मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने अपने जो निष्कर्ष प्राप्त किए, उन निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए। आज हम उन 3 नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो आनुवंशिकता के जो 3 नियम दिए हैं, उन्हें ही मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। तो इनमें जो पहला नियम है वह है प्रभावता का नियम। प्रभावता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये 3 नियम है। आज हम चर्चा करेंगे मेंडल के प्रभावता के नियम पर। मेंडल ने बताया कि जब हम एक जोड़ी विभिन्न लक्षणों को लेकर के जब नर और मादा पौधे में संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करता है, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा दूसरा लक्षण छिपा रहता है, जिसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। मेंडल ने अपने इस नियम को एक प्रयोग द्वारा समझाया है, जिसे कहते हैं एक संकर संकर प्रयोग। एक संकर संकर प्रयोग। तो प्रभावता नियम को हम एक संकर संकर प्रयोग द्वारा समझेंगे। इस प्रयोग के लिए मेंडल ने एक लंबे और एक बौने पौधे को चुना। जब इन लंबे और बौने पौधे दोनों पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं वो सभी लंबे प्राप्त होते हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित हुआ वह लंबे पर का लक्षण था, और लंबे पर लक्षण प्रभावी होता है। और दूसरा जो लक्षण था अप्रभावी, उसका जीन साथ रहते हुए भी अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाया, इसलिए बौने पर का लक्षण अप्रभावी रहता है। तो इसके लिए मेंडल ने नर पुष्प कैसा लिया? लंबा, जिसके लिए कैपिटल टी जीन प्रयोग किया गया। और दूसरा जो पौधा लिया गया मादा पौधा, वो कैसा था? बौना, और उसके जीन को स्मॉल टी द्वारा प्रदर्शित किया गया। जब इन पौधों पर पुष्पन क्रिया होती है, पुष्पन क्रिया के बाद इनमें युग्मकों का निर्माण होता है, और इनमें 2 युग्म बनते हैं, 2 प्रकार के युग्म बनते हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 65 पीढ़ी से आधी होती है। बौने पौधे में भी युग्म का निर्माण होता है, स्मॉल टी जीन संख्या आधी होती है। तो नर पुष्प में परागकण का निर्माण होता है, और मादा पुष्प में बीजांड का निर्माण होता है। ये कहलाते हैं गैमेट्स, युग्मक। जब इन पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, क्रॉस संकरण, तो इनसे जो संकर जाति प्राप्त होती है, या प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं, वो सभी कैसे होते हैं? वो लंबे होते हैं। संकर लंबे, ये भी संकर लंबे। और इसे कहते हैं प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। तो लंबे और बौने पौधे में संकरण कराने पर
हमें प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, और चूंकि इस लंबे पौधे में दोनों जीन यानी लंबेपन का भी और बौनेपन का जीन दोनों उपस्थित है, इसलिए ये पौधे संकर कहलाते हैं। प्रथम पीढ़ी संकर कहलाती है, और सभी पौधे चूंकि लंबे हैं इसलिए संकर लंबे। तो इनमें इस प्रथम पीढ़ी के पौधों में लंबेपन का लक्षण अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, वो पराग लक्षण है, और दूसरे लक्षण जो कि बौनेपन का है वो छिपा हुआ है, उसे अपराग लक्षण कहते हैं। इस प्रकार से मेंडल का जो पराग नियम है इस उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो जाता है। दूसरा है पृथक्करण का नियम। इसी एग्जाम्पल से यानी एक संकर संकरण के आधार पर जब इन प्रथम पीढ़ी के दोनों पौधों के बीच में, दो पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है, तो द्वितीय पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं उन पौधों में जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में छिप गया था, द्वितीय पीढ़ी में वह लक्षण भी अपने आप को प्रदर्शित करता है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता और वे स्वतंत्र रूप से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इस नियम को पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो इसको भी मेंडल ने अपने एक संकर संकरण प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया है। जैसे लंबे नर पौधे को का संकरण बौने मादा पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे पैदा होते हैं। जब इन प्रथम पीढ़ी पौधों में हम संकरण कराते हैं तो इन प्रथम पीढ़ी पौधों से जो जीन प्राप्त हुए नर पौधे के जीन कैपिटल टी स्मॉल टी, ये समझ लो ये नर पौधा है और ये मादा पौधा है। तो मादा पौधे के जीन कौन सा प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। इस प्रकार से इन दोनों पौधों में 4 प्रकार के युग्मक निर्मित होते हैं। अब इनमें जब क्रॉस कराते हैं तो इनसे प्राप्त होने वाली जो संतान है उनका जीनोटाइप यहां प्रदर्शित हो रहा है। यहां पर दोनों जीन कैपिटल है, इसलिए ये शुद्धलंबा पौधा है, शुद्धलंबा। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी जो प्रथम पीढ़ी संतान है उनका अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। तो ये पौधे कैसे हैं? ये संकर लंबा है। इसी समान ये जीन है, ये भी संकर लंबा है, और ये जीन क्योंकि बौने पौधे के समान है इसलिए ये शुद्ध बौना पौधा है। ये है हमारे पास द्वितीय पीढ़ी। तो इन प्रथम पीढ़ी के दोनों पौधों के बीच जब संकरण कराया, विशेषण कराया, तब इनसे 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए जिनका जीनोटाइप फिनोटाइप जो रेशो है वो इस प्रकार है। जीनोटाइप रेशो यानी समलक्षणी अनुपात, समलक्षणी अनुपात क्या हुआ? समलक्षणी यानी ये पौधे बाहर से देखने में कैसे हैं। एक पौधा बाहर से देखने में शुद्ध लंबा है और 2 संकर लंबे हैं, लेकिन ये जीन के आधार पर है शुद्ध और संकर। अगर हम पौधों को बाहर से देखेंगे तो ये तीनों पौधे लंबे दिखाई देंगे, इसलिए 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा। ये तो हो गया इनका समलक्षणी अनुपात। अब देखेंगे इसमें समजीनी अनुपात क्या है। समजीनी अनुपात जिसे हमने जीनोटाइप रेशो, समजीनी अनुपात। समजीनी अनुपात देखने में हम देखते हैं कैपिटल टी जो प्रकार का पौधा है वो 1 है अनुपात। कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार के 2 पौधे हैं और जो स्मॉल टी प्रकार का 1 पौधा है। तो प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त संतान है उनमें समजीनी अनुपात 1:2:1 में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से मेंडल ने प्रदाता के नियम और पृथक्करण के नियम को एक संकर संकर प्रयोग द्वारा ठीक प्रकार से स्पष्ट किया है, और आशा करता हूं ये दोनों नियम आपको
इस एक संकल्प प्रयोग द्वारा अच्छे प्रकार समझ में आ गए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। और कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मेंडल के तीसरे नियम को लेकर के, जो है स्वतंत्र अवयव का नियम। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने कॉलेज का यूट्यूब चैनल उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।